हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। पद है 60,244। 60,244 बहुत ही हिस्टोरिकल ये मोमेंट है आप सभी बच्चों के लिए जो कंपटीशन की लाइन में पुलिस की भर्ती देख रहे हैं। तो चलिए आज से हम उस भर्ती को फोकस करते हुए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को फोकस करते हुए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से स्टार्ट करते हैं। ये जो भी क्लासेस रहेंगी, ये सभी क्लासेस उन बच्चों के लिए भी हैं जो काफ़ी लंबे समय से यानी कि कई साल से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी रहेंगी जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्म देखने के बाद। उन बच्चों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसलिए है कि उनका रिवीजन हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। इसमें कोई वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, बल्कि शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए कि नोट्स टाइप की बुक है। ठीक है, तो देखिए, एक वीडियो देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी कि जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, उस समय जो भी अधिनियम लागू हुए वो सभी अधिनियम हम जानेंगे। क्योंकि सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब अंग्रेज भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सन 1600 में आई। ठीक, ये महारानी एलिजाबेथ थी, जिन्होंने इस कंपनी को भारत में यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में, उस समय भारत नहीं था बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप था, तो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में इन क्या भेजा, ये कंपनी को भेजा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जाइए और व्यापार कीजिए। ठीक है, लेकिन व्यापार करते करते इस हद तक बात पहुंच गई कि यहाँ जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो करप्शन में लिप्त हो गए, बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए वो। ठीक है, आए गरीब थे लेकिन अमीर हो होकर चले गए। अब इसको देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए, कुछ अधिनियम बनाए। वो अधिनियम भारत के लोगों के लिए नहीं थे बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थे, ब्रिटिश सरकार की तरफ से। तो सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित करा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या संसद ने 1773, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसमें हुआ क्या था, जब कोई भी कानून बनता है तो उसको संरक्षण भी दिया जाता है, उसकी निगरानी भी की, देखरेख भी की जाती है। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया तो उसकी देखरेख के लिए कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के अंदर सबसे पहला उच्चतम न्यायालय कब बना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बना, कोलकाता में बना। ये कब बना था, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ठीक है, चलिए। और दूसरा, उसी समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और प्रथम जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी तरह से हम बहुत कम समय में बहुत सारा रिवीजन हम अपना करेंगे। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसके माध्यम से नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। नियंत्रण परिषद की स्थापना अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि कब की गई, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से की गई। ठीक, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च का उपबंध किया गया। सबसे पहले भारत में जो शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च, यानी कि इतना फिक्स कर दिया कि हम शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, तो वो किस एक्ट के माध्यम से हुआ था, वो हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, और इसके अलावा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त हो गया, केवल और केवल चाय
एवं चीन को छोड़कर। समझ रहे हो ना, केवल और केवल चाय और चीन को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। किसके, कौन सा एक्ट के माध्यम से? चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हर एक्ट में बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट, लेकिन हम केवल आपका रिवीजन मैं आपका करा रहा हूँ, रिवीजन, और उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं तो उनका भी कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि देखिए जिन्होंने पिछले 4-5 साल से तैयारी नहीं करी तो वो 2 महीने में क्या तैयारी कर लेंगे। लेकिन हाँ उतना ज़रूर है कि इन 2 महीनों में जो मैं आपको करा रहा हूँ उससे आप फाइट में ज़रूर आ जाओगे। ठीक है, ये पक्की बात है। तो चलिए अगला चार्टर एक्ट आता है 1833। एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए जो भी चार्टर एक्ट है वो हर एक 20 वर्ष के बाद आ रहे हैं, 20 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 20 वर्ष के बाद। ठीक है, जैसे 1813 में आया तो अब 1833 में होगा, फिर 1853 में आ जाएगा, फिर 1873 में आ जाएगा। इस तरह से हर एक 20 वर्ष के बाद चार्टर एक्ट आते रहे, क्योंकि ये जो समय का जो नियम बनाया था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था कि हर 20 वर्ष के बाद इनको क्या कर परमिशन लेनी पड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिए अब आगे आगे होता क्या है। चार्टर एक्ट 1833 बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल होता था अब वो पूरे भारत का हो गया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था, 1773 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था प्रथम वारन हेस्टिंग को। उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी एक जगह कर दी गई थी, यानी कि बंगाल को अधिकार दे दिया गया था। और इन तीनों पर, यही 3 सबसे ज़्यादा फेमस प्रांत थे, स्टेट थे उस समय पे। यहाँ पर ही ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जो कंपनी थी, यहीं पर उनका सबसे ज़्यादा व्यापार था। ये बहुत समय उस समय बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, तो यहीं पर था। अब उसके बाद 1833 में होता क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें प्रथम जो थे, यानी कि प्रथम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। वारन हेस्टिंग कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, लेकिन भारत के कौन है? भारत के विलियम बेंटिंग है, याद रखेंगे, प्रश्न में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का एकाधिकार जो था व्यापारिक, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, जबकि 1800 कितने में 13 में कहा गया था कि केवल और केवल चाय को और चीन को छोड़कर कंपनी के पास व्यापारिक अधिकार तो थे, व्यापारिक एकाधिकार थे, वो थे केवल चाय को और चीन को लेकर थे। लेकिन अब 1833 में कह दिया गया कि आपके पास ये भी अधिकार नहीं रहेंगे और पूरी तरह से इसको छीन लिया गया। ठीक, अब आगे देखिए, अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया और प्रथम थे लॉर्ड मैकाले। अब हम कह सकते हैं जो हमारी आईपीसी बनी थी, इंडियन पेनल कोड, वो 1800 लॉर्ड मैकाले के ही अध्यक्षता में आईपीसी का, अगर हम कह सकते हैं आईपीसी जब बनी थी, इंडियन पेनल कोड, ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी? लॉर्ड मैकाले के में बनी थी, और 1833 का और चार्टर अधिनियम था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला चार्टर आता है 1853 का चार्टर। हम कह रहे हैं हर एक 20 वर्ष के बाद एक चार्टर आता रहा, उसमें चार्टर का मतलब अधिनियम आते रहे, उसमें नियम बनते रहे कंपनी के लिए, केवल और केवल कंपनी के लिए। और जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें भारत के लोगों को भी शामिल किया गया। ठीक है, अब आगे देख लिए, विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद का गठन होगा, यानी कि स्थापना हो गई विधि निर्माण की, यानी कि कानून बनने के लिए। 1853 में भारत की जनता काफी जागरूक हो गई, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई, और 1853 में उस समय भारत के लोगों में बहुत आक्रोश था अपनी आज़ादी को लेकर, स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से। ठीक है, अपनी आज़ादी को लेकर बहुत ज़्यादा विद्रोह था, ये आक्रोश हो रहे थे, विद्रोह करना चाह रहे थे। तो जैसे जैसे भारत के जो लोग थे, जैसे जैसे उनको समझ आई, ऐसे ऐसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उनको भी समझ आने लगी कि अब भारत के लोगों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने विधि निर्माण हेतु, विधि निर्माण यानी कि कानून बनाने के लिए, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केंद्र की, सेंटर की, ठीक है, केंद्र की यानी सेंटर की, उसकी स्थापना कर दी। अब यहाँ पे भारत में
ही कानून बनने लगे। पहले कानून कहाँ बनते थे? पहले बनते थे इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटिश में, यूके में। अब कहाँ कानून बनेंगे? अब भारत में बनेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया। खुली, लेकिन ये केवल और केवल कौन सा था? ये सेंटर लेवल का था, यानी कि केंद्र के लिए था। इसमें कौन थे? आईएएस थे, आईपीएस थे, आईएफएस थे, ठीक है, ये थे केवल। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का भी शुभारंभ कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद होता क्या है, कंपनी का जो शासन था वो पूर्णतः खत्म हो जाता है कंपनी का, और कंपनी का शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहुंच जाता है। जो ब्रिटिश क्राउन थे, ब्रिटिश राजा थे, ब्रिटिश महारानी थी, अब सीधा डायरेक्टली उनके अंडर ये हो जाता है, कौन? भारत का शासन, ठीक है। पहले तो व्यापार करते थे, लेकिन अब ये राजनीति में कूद गए भारत के अंदर। तो ये जो ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अध्यादेश आ रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो अधिनियम आ रहे हैं ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से आ रहे हैं, और होगा क्या कि ये भारत के लिए होंगे, ठीक है। अब होता क्या, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम पहला आएगा, भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद हमेशा फिर सब में भारत शासन अधिनियम जुड़ेगा। उससे पहले क्या था? उससे पहले यहाँ के जो सचिव थे, जो अधिनियम थे उनके सचिवों के नाम पर आते थे, जो कंपनी के जो हेड थे उनके नाम पर चार्टर अधिनियम बनते थे, लेकिन अब भारत के नाम पर बनेंगे, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 पहला ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से भेजा गया, ये अधिनियम था। इसमें हुआ क्या था कि गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब उनको गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। तो प्रथम, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है, भारत के राज्य सचिव पद का सर्जन किया गया, यानी कि भारत में राज्य सचिव का पद बना दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। मैंने अभी आपको बताया था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब सीधा के सीधा ब्रिटिश शासन ही भारत को देखेगा, यानी कि पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, जो 1600 में आई थी और 1858 में गई, यानी कि लगभग 250 वर्ष इन्होंने भारत में शासन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, व्यापारिक भी और कैसा, राजनीतिक भी, ठीक है, दोनों तरह से इन्होंने राज किया भारत पर लगभग 250 साल। अब उसके बाद अभी ब्रिटिश गए नहीं हैं, बल्कि अभी केवल और केवल वहाँ के जब ईस्ट इंडिया कंपनी की कंडीशन देखी ब्रिटिश सरकार ने कि किस तरह से ये करप्शन कर रहे हैं, जो कमाई ब्रिटिश को होनी चाहिए, इंग्लैंड को होनी चाहिए, देश को होनी चाहिए, देश की सरकार को होनी चाहिए, वो कमाई कौन कर रहा है? वहाँ के कर्मचारी और अधिकारी कर रहे हैं। अब उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, और जनता के आक्रोश को देखते हुए, क्योंकि जनता समझदार होगी भारत की उस समय पे, ठीक है। अब हो गया सीधा क्या, ब्रिटिश क्राउन ही भारत को देखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी का पूरा का पूरा शासन छीन लिया कंपनी से, और अब सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और चार्टर आता है, चार्टर अधिनियम 1861। अब 20 वर्ष वाला सिस्टम यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। वायसराय का अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। वायसराय का मतलब है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो इस समय राष्ट्रपति पावर है वो वायसराय के लिए पावर थी, यानी कि उस समय जिस समय अंग्रेज शासन था भारत के अंदर, वायसराय ही ऐसा समझ लीजिए कि भारत का प्रथम व्यक्ति था। जैसे भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो जो शक्ति है वो पहले वायसराय के पास थी। कब आई? 1861 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से आई, ठीक है। उसके बाद विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, विकेंद्रीकरण की शुरुआत, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा को 1773 में एक जगह करा गया, ठीक है। अब इनको खोलना शुरू कर दिया गया। केंद्रीकरण का मतलब है इकट्ठा करना, और विकेंद्रीकरण का मतलब है एक दूसरे से अलग कर देना, यानी कि अब वो खुलना शुरू हो गए, जगह जगह बंटना शुरू हो गए, ठीक है। अब अगला अब भारत परिषद अधिनियम आता है 1892, 1892।
केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। अभी पहले क्या हुआ था कि पहले इन्होंने जो विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, उसमें सदस्यों को तो बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका काम केवल और केवल बैठ के सुनना और देखना था। लेकिन पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1892 के एक्ट के माध्यम से यहाँ भारतीय लोगों को, जो भारतीय सदस्य थे, जो केंद्रीय विधान परिषद में बैठते थे, उनको वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भी दे दिया गया और उसमें प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। लेकिन पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार अभी नहीं दिया गया। ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, 1909 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, 1909 में आया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष आया? तो किस वर्ष आया? 1909 में आया। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1909 में कौन सा सुधार अधिनियम आया था या कौन सा अधिनियम आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, और इसमें दूसरी घटना यह घटी कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर दिया गया है इसमें। ठीक है, अगला जो अधिनियम आता है वो 1919 आता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। प्रश्न में पूछा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस वर्ष आया? तो 1919 में आया। यह उल्टा भी पूछ सकता है कि 1919 में कौन सा भारत शासन अधिनियम आया? तो कौन सा आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का भी प्रारंभ कर दिया गया। द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि जैसे आज हमारी संसद होती है और संसद में दो सदन है, कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। तो ये दो सदन कब बने, कैसे बने? ये केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1919 में ये दो सदन बने द्विसदनीय। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होगी, द्वैध शासन के प्रांतों में। ठीक है, क्योंकि द्वैध शासन का मतलब है दोनों जगह, प्रांतों में भी शासन है और केंद्र में भी द्वैध शासन लग गया प्रांतों में। ठीक है, अब इसके अलावा अगला पॉइंट था विषयों को दो भागों आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया। विषयों को, जो भी विषय थे, उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक रिजर्व, एक कौन सा? हस्तांतरित। अब इसमें एक था जिसपे सीधा ब्रिटिश क्राउन देखता था और एक था जिसे भारत के लोग देखते थे। ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित में। अगला पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1935। यही वो अधिनियम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा अधिनियम है जिसे भारतीय संविधान की हम कह सकते हैं कि नींव है। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा चीजें इसी अधिनियम से ली गई हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें देख लेते हैं। केंद्र में संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई। संघात्मक सरकार की व्यवस्था केंद्र में की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम में। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। द्वैध शासन मतलब एक तरफ, द्वैध शासन का मतलब है एक तरफ तो जो ब्रिटिश राजा थे वो शासन कर रहे थे और दूसरी तरफ जो वहां के राजा थे वो शासन कर रहे थे, तो वो उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई, यानी कि राज्य और केंद्र आपस में बट गए। ठीक है, कहां से? 1935 के चार्टर अधिनियम के, भारत शासन अधिनियम से। केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1935 में की गई। ठीक है, संघीय न्यायालय सबसे पहले उच्चतम न्यायालय आया था, कब आया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में आया था। ठीक है, और अगला पॉइंट है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यह भी बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में, जिसको आज वर्तमान में म्यांमार के नाम से हम जानते हैं। अगला पॉइंट है सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण किया गया। सिंध एवं उड़ीसा जो वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिंध वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। उड़ीसा कहाँ है? भारत में है। ये नए
प्रांतों का निर्माण किया गया। उस समय प्रांत ही बोलते थे, आज तो हम राज्य बोलते हैं, लेकिन उस समय प्रांत बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, भारतीय संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, रिवीजन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिवीजन। अब रिवीजन में देखेंगे रिवीजन करने का तरीका क्या होता है। देखिए, भारतीय संविधान सभा आप देख रहे होगे, भारतीय संविधान सभा, अगर मैं भारतीय संविधान सभा की बात करता हूं तो इसका जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के माध्यम से हुआ था और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, यानी कि वोटिंग नहीं हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई, 1946 में आई, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें कुल 166 इसमें बैठकें हुई। इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें समय लगा संविधान को बनने में। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 166 बैठकें हुई, जिसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 थे। ब्रिटिश भारत का मतलब है क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। भारत आज़ाद कब हुआ, 1947 में, लेकिन बात है 1946 की। तो उस समय जो भारत था वो ब्रिटिश के अधीन ही था, तो इसीलिए ब्रिटिश भारत कहेंगे उसको। तो ब्रिटिश भारत से 296 लोग थे। देसी रियासत जो थी उस समय, छोटी छोटी रियासत थी, उसके 93 लोग थे। देसी रियासत से 93 थे और महिला की जो सदस्य थी वो 15 थी, तो टोटल 389 थे। जब संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए, संविधान सभा की अंतिम बैठक में जो हस्ताक्षर हुए उसमें 289 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और समझ लीजिए कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी चुने गए थे और ये चुने गए थे आईयू के माध्यम से, यानी कि उस समय जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, जितने भी वहां लोग थे, उनमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही सबसे ज्यादा आयु में थे। यानी कि सबसे ज्यादा आयु किसकी थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको आयु के को देखते हुए सम्मान दिया गया था कि आपको इस अध्यक्ष बनाया जाता है, और अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष चुने गए, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी दूसरी, उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। और तीसरा संवैधानिक सलाहकार की अगर मैं बात करता हूं, BN राव थे संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। और यहीं पर एक चीज और समझ लीजिए कि जब 13 दिसंबर यानी कि तीसरी बैठक थी, पहली 9 तारीख को हुई थी, दूसरी 11 को और तीसरी हुई थी 13 तारीख को, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसको हम आज उद्देशिका भी समझ लेते हैं, उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं और प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। तो जो उस समय उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने, पेश किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसको स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। भारत के लोगों ने इसको कब स्वीकार किया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। आज वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जानते हैं इसको। किसको जानते हैं, उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। इस तरह से हम अपना रिवीजन करके चलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ समितियां बनी उस समय पे। भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो समितियां थी संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे परीक्षाओं में अभी तक पूछा गया है। और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई समय नहीं होता, यानी कि ये हमेशा ही ट्रेंडिंग में होते हैं। तो ये उन्हीं में से ही वो क्वेश्चन है, समितियां पूछी जाती हैं प्रश्नों में, तो याद जरूर करेंगे। संघ समिति और संघीय संविधान समिति, तो दोनों में संघ आ रहा है,
दोनों में संघ आ रहा है, तो इससे याद कर सकते हैं हम। तो संघ में कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति, प्रक्रिया समिति या संचालन समिति कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम, उस समय संविधान सभा ही नियम को बना रही थी, तो उस जब नियम बना रही थी तो आप इससे याद कर सकते हैं कि नियम, इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नियम जब बनाए, समिति, प्रक्रिया, जब नियम बनेंगे तो उनकी प्रक्रिया भी होगी, उनको चलाया भी जाएगा। और संचालन यानी कि उनको चलाने वाला, प्रक्रिया कैसे चलाया जाएगा, उनको चलाया जाएगा। तो ये सब किसके पास था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के था। यानी कि हम कह सकते हैं नियम समिति, प्रक्रिया समिति या फिर संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को किसने बनाया, किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर ने। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके अलावा हम भारत का संविधान के बारे में कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, यानी कि संविधान सभा के सामने जो रखा गया था हमारा संविधान, वो 26 नवंबर 1949 को रखा गया था, जिसको संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को, जिसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और कुल 166 इसमें बैठकें हुई। प्रथम बैठक हुई थी 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई थी 11 को और तीसरी हुई थी 13 को। ये इंपॉर्टेंट बैठकें हैं, शुरू की 3, इनको याद जरूर रखेंगे। अंतिम जो बैठक हुई थी वो 24 कितने को हुई थी? 24 नवंबर को हुई थी, 24 जनवरी को हुई थी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया, इसको दिखाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया, यानी कि संविधान की हम बात कर रहे हैं। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 465 अनुच्छेद हैं गणना के माध्यम से। क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो 19 में 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे गणना के हिसाब से 465 अनुच्छेद है। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 465 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीज है जो हमारे भारतीय संविधान में दूसरे देशों से ली गई है, ग्रहण की गई है, दूसरे देशों से ली गई है, तो उनको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में हम जान लेते हैं कि कहां से, किस देश से क्या चीज हमारे भारतीय संविधान में शामिल की गई है। जैसे राष्ट्रपति का पद है, चुनाव प्रक्रिया है, संसद है, ये कहां से लिए गए हैं? नागरिकता है, कहां से आई है? तो इस समय हम इस तरह की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है, एकल नागरिकता को लिया गया है और विधि का शासन लिया गया है। विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन लिया गया। आर्टिकल नंबर 14 विधि का शासन, आर्टिकल नंबर 14। और विधि के समान संरक्षण कहां से लिया गया है? USA से लिया गया है, विधि के समान संरक्षण। आगे हम देखेंगे उसको। ठीक है, अगला पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका USA, मूल अधिकार लिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट लिए गए हैं यहाँ से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना यहाँ से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है
वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। वो विधियों के समान संरक्षण जो मैंने अभी आपको बताया था, यह भी अमेरिका से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। कनाडा की हम बात कर लेते हैं। कनाडा की तो संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये कहाँ से ली गई है, ये भी कनाडा से ली गई है। ठीक है, 3 प्रकार की शक्तियां हैं भारत के अंदर। एक है केंद्र शक्ति, दूसरी राज्य शक्ति और तीसरी अवशिष्ट। केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची राज्य के लिए और अवशिष्ट, ठीक है, जो शक्तियां केंद्र के पास है अवशिष्ट, तो वो कहाँ से, कनाडा से ली गई है। आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जो ली गई है वो आयरलैंड से ली गई है। जबकि हटाने की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को, महाभियोग, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन इसका जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करता है 12 सदस्य, वो कहाँ से लिए गए हैं, वो प्रक्रिया वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा जर्मनी से हमने आपातकाल लिए हैं। आपातकाल 3 तरह के होते हैं। आपातकाल 3 तरह के होते हैं। ठीक है, आगे हम जानेंगे। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, यानी कि रूस। मूल कर्तव्य रूस। मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। भाग 4 कै में हैं। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक, अगला है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, यानी कि आर्टिकल नंबर 368 लिया गया है। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 368 लिया गया है का मतलब है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है, कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। प्रश्न में आपका दिमाग घुमाने के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल नंबर 368 कहां से लिया गया है, तो कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। जबकि आर्टिकल 368 नहीं लिया गया, लिया क्या गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। लेकिन मतलब आर्टिकल 368 का मतलब क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगला है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, इसके अलावा अब आगे बात कर लेते हैं उद्देशिका, जो कि भारतीय संविधान में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने रखा गया इसको, उद्देशिका प्रस्ताव को। तो उद्देशिका प्रस्ताव में क्या है, देखिए भारत होगा, इसमें लिखा गया है उद्देशिका प्रस्ताव, यानी कि उद्देशिका में, यानी कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, भारत होगा। क्या होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राष्ट्र होगा, राज्य होगा, कौन होगा, भारत होगा। पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र में गणराज्य होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, कौन होगा, भारत होगा। यह लिखा गया है प्रस्तावना में। न्याय की बात की गई है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, यानी कि बोलने की, सोचने की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में प्रस्तावना में लिखा गया है। समता की भी बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा या और अवसर की भी समता की बात की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 1976 में आया था, 42वां था। इसमें कुछ शब्द जोड़े गए जो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखेंगे कि 3 शब्द हैं जो प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। किस भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन था, जिसको मिनी संविधान भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी बोलते हैं। 1976 में जोड़े गए 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, याद रखेंगे। केशवानंद भारतीवाद, ये भारतीय संविधान में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को भारतीय संविधान का भाग माना। उससे पहले इसको भाग नहीं मानते थे संविधान का, लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 का एक केस है, उसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि जो उद्देशिका है वो भी भारतीय संविधान का भाग है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस वाद में या किस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, तो वो कौन सा था, केशवानंद भारतीवाद 1973 था।
ठीक है। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा प्रश्न पूछा जाता है, याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्योंकि इन्होंने ही उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को पेश किया था संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। इसके अलावा के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को क्या कहा था? राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक, अब जान लेते हैं हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कि हमारे राष्ट्र में कौन सी चीज कितना महत्व रखती है। ठीक है। राष्ट्रगान की अगर हम बात करते हैं, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है, जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात कर लेते हैं तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव जो जल में रहती है वो डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जीव। और विरासत पशु राष्ट्रीय वो हाथी है। जबकि राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें एक बीच में गोल चक्कर होता है और इसमें कुछ धारियां होती हैं, लाइन होती है, तो वो लाइन होती है 24। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह की अगर हम बात कर लेते हैं तो सारनाथ स्तंभ अशोक के सिंह की अनुकृति, ये राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति है राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे आते हैं नए राज्यों का गठन। तो चलिए अब अगली वीडियो में हम नए राज्यों के गठन से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक जो भी हमने जाना पढ़ा वो आपको अच्छे समझ आया होगा। किस तरह से हम रिवीजन करेंगे, हम ऐसे समझ लीजिए कि नोट्स बने हुए हैं, नोट्स को हम रिवीजन कर रहे हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और अभी बिल्कुल आज से ही हमारे साथ जुड़ जाइए। वो बिल्कुल हम जी को करेंगे और समय समय पर जैसे भी होगा हम कोशिश करेंगे कि 2 महीना में ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर कराया जा सके। ठीक है। इसी तरह से हम पूरी पॉलिटी समाप्त करेंगे, ज्योग्राफी समाप्त करेंगे, हिस्ट्री समाप्त करेंगे, इकोनॉमिक्स समाप्त करेंगे और साइंस समाप्त करेंगे, करंट भी लेंगे। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। हम हिंदी भी पढ़ेंगे, और यकीन मानिए हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं, 37 या 38, वो सभी हम ये समझ लीजिए कि 100% इसको कवर करेंगे। इस लेवल की हम हिंदी भी पढ़ेंगे और वो भी हम नोट्स के माध्यम से भी पढ़ेंगे। और नोट्स का माध्यम ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, इतने क्लियर से समझ आएगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। आपके चैनल का नाम है नौकरी24। नौकरी24 सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आरक्षक की जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके लिए हम पढ़ रहे हैं जो वैकेंसी है 60,244 पद पर। जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, इसका नहीं भरा है डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लीजिए, फॉर्म अच्छे से भरें, एक एक लाइन नोटिफिकेशन की पढ़ लें, जान लें, समझ लें, उसके बाद फॉर्म भरें। आपका 2 माह के अंदर 2 माह में आपका एग्ज़ाम हो जाना है इसका, 2 माह में। तो बिल्कुल भी अब देरी ना करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बहुत ज़्यादा आपको। बने रहिए हमारे साथ नौकरी24 चैनल के साथ। हमारा इस चैनल के आप सदस्य बने, जुड़े हमारे साथ और यकीन मानिए सफलता तक आपको लेकर जाने का काम हमारा है। धन्यवाद।